मुझे सऊदी अरब में रहते हुए कई साल बीत चुके थे। मैंने वहां की भाषा में भी महारत हासिल कर ली थी। मेहनत मजदूरी करना मुझे हमेशा से बोझ लगता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद जब व्यावसायिक जीवन में कदम रखा तो होश ठिकाने आ गए। तब समझ आया कि जिंदगी फूलों की सेज नहीं है और रोजी रोटी कमाना कितना कठिन होता है। जब काम धंधे में हाथ डाला तो हर तरफ से धोखे का सामना करना पड़ा। ज्यादा मेहनत करने पर भी कम मजदूरी मिलने लगी। कुछ समय बीता तो मैंने अपनी माँ से जिद की कि मुझे विदेश जाना है। मेरी माँ मेरी जिद से परेशान हो गई और बोली, अगर तुम चले गए तो मैं अकेली कैसे रहूंगी। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि जैसे ही सऊदी में मैं स्थिर हो जाऊंगा उन्हें भी अपने पास बुला लूंगा। उन्होंने दिल से मंजूरी दी या नहीं, लेकिन मेरी जिद के आगे हार मान ली। मैंने पैसे इकट्ठा किए और विदेश जाने का इंतजाम कर लिया। सऊदी अरब आने के बाद शुरू कुछ साल मैंने करी। मेहनत की मजदूरी अच्छी थी, इसलिए मैं खुश था। एक दिन मैंने अपने देश से लाया हुआ सामान खोला तो उसमें से एक पुरानी किताब मिली। वह किताब देखकर मैं चौंक गया। ये किताब मेरे पिता की थी, मेरे पिता के पास। ये किताब मेरे दादा की आखिरी निशानी थी। दादा की मृत्यु के बाद मेरे पिता ने इसे सहेज कर रखा था। अब जब वे भी इस दुनिया में नहीं रहे तो माँ ने यह किताब मेरे सामान में रख दी थी ताकि अब मैं इसका ख्याल रखूं। मुझे यह किताब इतने लंबे समय बाद मिली थी। जब मैंने वह किताब खोली तो दंग रह गया। मैंने तुरंत उसे पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ता ही चला गया। वह किताब बहुत काम की थी। उसमें कई बीमारियों के घरेलू इलाज बड़े विस्तार से लिखे थे। ऐसी बीमारियां जिनके बारे में लोग बात करने में भी झिझकते हैं और डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। इस किताब में हर ऐसी बीमारी का इलाज मौजूद था। मेरे दादाजी बहुत मशहूकीम थे। उन्होंने अपने सारे नुस्खे इस किताब में विस्तार से लिख रखे। अगर मैं इस किताब के बल पर एक हकीमी दवाखाना खोलता तो मुझे अच्छा खासा लाभ हो सकता था। अब मुझे अरबी भाषा पर भी अच्छी पकड़ हो चुकी थी और मैंने थोड़ा पैसा भी बचा लिया था जो मेरी माँ को मेरी शादी के लिए चाहिए था। मैंने कुछ दिनों में ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और कुछ जरूरी जड़ी बूटियां खरीद ली। मैंने कुछ दवाएं बनाई और उन्हें बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में मेरे जान पहचान के लोगों ने दवाइयां खरीदी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को फायदा होने लगा मेरे पास मरीजों की भीड़ लगने लगी। 2 साल के भीतर ही मेरा दवाखाना अच्छी खासी पहचान बना चुका था। दवाखाना खोलने में जितना पैसा लगा था वह 2 साल में ही वापस हो गया। उस दिन शाम डल रही थी। मैंने जल्दी जल्दी अपनी दुकान का सामान समेटा और दवाइयों की पुड़िया संभाल कर रखने लगा। वैसे भी शाम के बाद मेरे पास कोई मरीज नहीं आता था। अगर मैं दवाखाना खुला रखता तो दिन रात मेरी जरूरत बनी रहती, इसलिए मैंने अपने दवाखाने का एक तय समय रख लिया था। इस व्यवस्था से मेरे दिन और रात बिना किसी थकावट के शांति से गुजर रहे थे। मेरा यह दवाखाना पिछले 2 साल से सऊदी अरब में दिन बदन तरक्की कर रहा था। मेरी दवाइयों में हर बीमारी का इलाज मौजूद था। यह दवाइयां सस्ती और देसी थीं, जिनका कोई उल्टा असर नहीं होता था। ईश्वर ने भी मेरे हाथ में ऐसी शिफा रखी थी कि मेरी बनाई दवा हर किसी को आराम दे जाती थी। उस समय मैं दवाखाना बंद कर रहा था कि एक अरबी आदमी घबराया हुआ मेरे पास दौड़ता हुआ आया। वह रोते हुए मुझसे बोला, मेहरबानी करके मेरी बीवी का इलाज कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैंने उससे कहा, भाई मैं तो इस समय दवाखाना बंद कर रहा हूँ, ये मेरे आराम का समय है। तुम सुबह आना। मैंने उसे नरमी से समझाते हुए माफी मांगी। वह व्यक्ति परेशान होकर मेरा हाथ पकड़कर बोला, नहीं, मुझे अभी आपकी जरूरत है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, वापस भी नहीं जा सकता और इंतजार भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीवी को लकवे का झटका लगा है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कई दवाएं आजमाई लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसकी परेशानी देखकर मैं रुक गया। वह अरबी व्यक्ति बोला, मैं बहुत करीब हूँ और अपनी बीवी का इलाज किसी बड़े अस्पताल में नहीं करवा सकता। मैंने उसे ध्यान से देखा। वह एक नौजवान व्यक्ति था जिसकी कद काठी और सेहत अच्छी थी। उसका पहनावा साधारण था, जिससे लग रहा था कि वह ज्यादा अमीर नहीं है और शायद मुझे दवाइयों के पूरे पैसे भी ना दे सके। पहले तो मेरा मन हुआ कि मैं उसे मना कर दूं, लेकिन फिर इंसानियत के नाते मैंने सिर हिला दिया। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसे आश्वासन देकर मैं अपनी दुकान में वापस गया
और लकवे के इलाज के लिए जरूरी दवा उठाई। फिर उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में वह उदासी भरे स्वर में अपनी बीवी की हालत के बारे में बताने लगा। वह बोला, मेरी बीवी बहुत चुस्त दुरुस्त और जवान लड़की है। वह सारा दिन बिना थके घर का काम करती रहती थी, लेकिन 2 दिन पहले उसे लकवे का ऐसा झटका लगा कि वह बिस्तर पर पड़ गई है। अब वह न हिल सकती है, न कोई काम कर सकती है। वह अरबी व्यक्ति रोते हुए कहने लगा, मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे सारी जिंदगी बैठाकर खिलाता, लेकिन मेरी समस्या यह है कि वह बिल्कुल जवान है। उसके लिए यह बहुत बड़ी मजबूरी थी कि वह बिस्तर पर लाचार पड़ी रहे। वह अपनी हालत पर बहुत रोती थी। हमेशा फुर्ती से काम करने वाली लड़की अब जिंदगी भर बिस्तर पर नहीं रह सकती। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, चिंता मत करो, अगर अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तो यकीनन उसने मेरे हाथों में तुम्हारी बीवी के लिए शिफा भी रखी होगी। मेरी तसल्ली पर वह अरबी थोड़ा शांत हो गया। जब तक हम उसके घर पहुंचे रात हो चुकी थी। उसने मुझे घर के अंदर ले जाकर लाइट जलाई और सीधे अपने कमरे में ले गया। सामने बिस्तर पर एक जवान लड़की चादर उड़े पड़ी थी। उस अरबी ने मेरे लिए बिस्तर के पास एक कुर्सी रखी और अपनी बीवी की चादर ठीक करने लगा। उसी समय मेरी नजर उसकी बीवी पर पड़ी और उसे देखकर मैं ठिठक गया। वह बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी त्वचा चमकदार और रंग दूध जैसी सफेद थी। वह वाकई बहुत जवान थी। मैं उसे देखता ही रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उस गरीब अरबी की बीवी इतनी राजकुमारी जैसी खूबसूरत होगी। मैं उसकी किस्मत पर हैरान था कि ईश्वर ने कैसे किसी किसी को ऐसी नियामत दी है। मेरे पास बहुत सी मरीज महिलाएं और लड़कियां आती थीं, लेकिन किसी ने भी मेरी इतनी गहरी नजरों को नहीं खींचा था। अचानक मेरी नीयत खराब होने लगी। मेरे मन पर शैतान का असर हावी होने लगा। वह लड़की तो वैसे भी मेरे रहमो करम पर पड़ी थी। मैं उसे देखता ही जा रहा था। जब उस अरबी ने मुझे झकझोरा और मेरी तंद्रा तोड़ी, मैं चौंक कर होश में आया। उसने कहा, हकीम साहब, मैं कब से आपको बुला रहा हूँ। आप कहाँ खो गए हैं? क्या मेरी बीवी की बीमारी का इलाज मुमकिन है या कोई बड़ी चिंता की बात है? उसकी आवाज में घबराहट थी। वह मेरी खामोशी और गुमसुम रहने से परेशान हो गया था। उसे लगा कि मैंने उसकी बीवी की हालत में कोई बड़ी समस्या देख ली है, इसलिए जवाब नहीं दे रहा। मैंने जल्दी से कहा, हाँ, थोड़ी परेशानी की बात है। तुम्हारी बीवी को एक खास जड़ी बूटी की भाप देनी होगी ताकि उसकी लकवे की समस्या ठीक हो सके। साथ ही उसके शरीर की मालिश भी करनी होगी क्योंकि कमजोरी बढ़ रही है। भाप देना तो सच में सही इलाज था, लेकिन मेरी नीयत पर हावी हो रही गंदी सोच की वजह से मैंने मालिश का झूठा इलाज भी उसमें जोड़ दिया। वह अरबी यह सुनकर खुश हो गया कि उसकी बीवी का इलाज संभव है। उसने कहा, ठीक है, आप इलाज करें और मेरी बीवी को पूरी तरह से ठीक कर दें। मेरी हिदायत पर उसने जल्दी से सामान इकट्ठा किया। वह एक बड़ा बर्तन पानी से भरकर लाया और मेरी हिदायत के अनुसार उसे चूल्हे पर रख दिया। मैंने कहा कि पानी इतना गर्म करो कि उसमें से भाप निकलने लगे। जब पानी गर्म हुआ तो मैंने उसमें एक जड़ी बूटी डाल दी। अरबी भाप तैयार कर रहा था, लेकिन मेरी नजरें उसकी खूबसूरत बीवी पर जमी हुई थीं। वह जागी हुई थी, लेकिन पूरी तरह से चुपचाप लेटी थी। मैं उसे बार बार देखकर बेचैन हो रहा था और मौके की तलाश में था कि किसी तरह वह अरबी वहां से हटे ताकि मैं मालिश के बहाने उसकी बीवी को छू सकूं। लेकिन वह अरबी हर समय मेरे साथ साथ ही रहा। मजबूर होकर मैंने उसकी मौजूदगी में ही कमरे को बंद कर दिया और उसकी बीवी को भाप दी। जब उसका शरीर अच्छी तरह भाप से तर हो गया तो मैंने उस अरबी से कहा, बस अब इतनी भाप काफी है। अब तुम यह सामान बाहर ले जाकर रख दो, तब तक मैं तुम्हारी बीवी की मालिश कर लेता हूँ। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, ठीक है। लेकिन फिर जाने क्या हुआ कि उसने सामान वहीं कमरे के कोने में रख दिया और खुद मेरे पास आकर खड़ा हो गया। यह देखकर मैं घबरा गया। वह अपनी खूबसूरत बीवी को मेरे साथ अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। वह बेचैनी से बार बार अपनी जगह बदल रहा था और बार बार अपनी बीवी को देख रहा था, जैसे बिना कुछ कहे उससे बात कर रहा हो। मेरी सवालिया नजरों के जवाब में उसने गंभीरता से कहा, आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं यहीं मौजूद हूं। आप मेरी चिंता मत करें और मेरी बीवी का इलाज करें। उसके इस बयान से मुझे लगा कि वह मुझे संकेत दे रहा है। वह उतना भोला नहीं था जितना मैंने समझा था। उसकी वजह से मैं दुविधा में पड़ गया।
उसके सामने उसकी बीवी को छूने का ख्याल मुझे नामुमकिन लगा। वह मेरी हर हरकत से समझ जाता कि मेरी नीयत सही नहीं है। मैं बहाने से अपना सामान टटोलने लगा और थोड़ी देर बाद चौंकने का नाटक करते हुए उससे कहा, मालिश के लिए जो तेल चाहिए वह मेरे पास नहीं है। वह बोला, कैसा तेल चाहिए? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे जैतून का तेल चाहिए, उसी से मालिश की जा सकती है, क्योंकि जैतून का तेल बहुत गर्म होता है और लकवे के मरीज के लिए गर्म चीजों का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। मैंने उससे कहा, मैं अगले दिन जैतून का तेल लेकर आऊंगा और उसे गर्म करके तुम्हारी बीवी की मालिश करूंगा। मेरी यह बात सुनकर वह अरबी नाराजगी से बोला, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खुद अपनी बीवी की गर्म तेल से मालिश कर सकूं। उसने कहा, जैतून का तेल मैं खरीद सकता हूं और मालिश करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके जवाब पर मैं ठिठक गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि वह उस खूबसूरत लड़की का पति है और मेरी बातों से वह तंग आ सकता है। किसी डॉक्टर से इलाज कराना अलग बात थी, लेकिन एक हकीम का घर आकर इस तरह के अजीब और बेवजह सुझाव देना उसकी छठी इंद्रियों को जगा चुका था। अगर मैं उसकी बात तुरंत मान लेता तो वह यही समझता कि मेरी नीयत खराब थी। इससे मेरी बदनामी हो सकती थी और मेरा कारोबार भी बंद हो जाता। जो महिलाएं और लड़कियां मेरे पास इलाज के लिए आती थीं, वे भी सतर्क हो जाती। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, यह कोई आम मालिश नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं खुद तुम्हें ऐसा करने को कह देता। लेकिन लकवे के मरीज की मालिश उसके प्रभावित हिस्सों पर एक खास तरीके से की जाती है। वह तरीका केवल मुझे या मेरे जैसे किसी विशेषज्ञ को आता है। तुम इसे वैसे नहीं कर पाओगे। मैंने किसी तरह उसे टाल दिया और उस दिन वहां से वापस आ गया। लेकिन मैंने महसूस किया कि वह अरबी मेरी नीयत को लेकर शक कर चुका था। वह परेशान लग रहा था और जिस व्यक्ति की पत्नी इतनी खूबसूरत हो, वह किसी दूसरे आदमी को इतनी आसानी से उसे छूने नहीं देगा। लेकिन मैंने भी अपनी सारी शराफत और परवरिश भुलाकर ठान लिया कि किसी भी तरह उस अरबी की खूबसूरत पत्नी को एक बार पाना है। उस रात में देर से अपनी जगह पहुंचा और अगले दिन देर से अपनी दुकान पर आया। दुकान के बाहर दवाई लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उन्हें देखकर इस बार खुशी के बाजाए में चिढ़ गया और अनमने ढंग से दवाएं देने लगा। मेरा दिमाग तो बस उस अरबी की बी के ख्याल में उलझा हुआ था और जल्दी से उस अरबी के घर पहुंचने की फिक्र में लगा ताकि उसकी बीवी को हासिल कर सकूं। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी और वह मुझे आसानी से मिल सकती थी। जल्दी जल्दी मैंने सारे ग्राहकों को दवा देकर निपटाया और अपनी दुकान बंद कर दी। दिन अभी बाकी था। मैंने भाप के लिए जरूरी जड़ी बूटियां और जैतून का तेल अपने थैले में डाला और उस गरीब अरबी के घर की ओर चल पड़ा। उसका घर काफी दूर था, इसलिए वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। मैंने बेसब्री से दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने फौरन दरवाजा खोल दिया। शायद वह भी मेरा ही इंतजार कर रहा था। उसने मुझे अंदर बुलाया, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वह बेचैन था और बार बार अपनी जगह बदल रहा था। जैसे पिछली बार मैंने फिर से उसकी बीवी को भाप दी। भाप देने से उसके शरीर से पसीना आने लगा। वह बोला, अगर मेरी बीवी सिर्फ भाप से ठीक हो सकती है तो मालिश की जरूरत नहीं है। मैंने लापरवाही से कंधे उचका हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस तरीके में बहुत समय लगेगा और तुम इतना खर्च नहीं उठा पाओगे। मैंने जानबूझकर उसे इलाज के खर्च का एहसास दिलाया और वह चुप हो गया। शायद वह सच में खर्च से घबरा गया था। मैंने भाप दी और फिर जैतून के तेल को हल्का गर्म किया। इस बार वह अरबी भाप का सारा सामान लेकर कमरे से बाहर चला गया। यह देखकर मैं खुश हो गया। मैंने जल्दी से उस लड़की को छुआ, लेकिन जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया, अचानक उसके शरीर में हलचल हुई। जो मैंने देखा उससे मेरे होश उठ गए। मैं पीछे हटते हुए लड़खड़ा गया और मेरी इस हरकत से पास रखे कांच के गिलास के गिरकर टूटने की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। उस आवाज को सुनकर वह अरबी तुरंत भागता हुआ कमरे में आया। मैं हक्का बक्का होकर उस लड़की को देख रहा था, जबकि वह अरबी घबराकर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? वह अपनी बीवी को देख रहा था, जो अभी भी बिस्तर पर चुपचाप पड़ी हुई थी, लेकिन मेरी जुबान बंद हो गई थी। जो कुछ मैंने देखा था उसे बताने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। अगर मैं कुछ कहता तो मेरी पोल खुल जाती। मैं घबराकर अपना सामान उठाया और वहां से निकल आया।
वह भी मुझसे बार बार सवाल करता रहा, लेकिन मैं एक पल भी वहां नहीं रुका। मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद उस अरबी की क्या हालत हुई होगी, क्योंकि वह मेरी घबराहट देखकर रोने लगा था। मेरा दिमाग झंझना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसे मरीज से सामना हुआ था। मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरा दिमाग सोचों में उलझा हुआ था। जो कुछ मैंने उस अरबी के घर में देखा था, उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। गरीब अरबी की खूबसूरत बीवी के ख्याल में खोए खोए ही मुझे नींद आ गई। अगली सुबह मैं रोज की तरह अपने दवाखाने पर पहुंचा और अपने काम में व्यस्त हो गया। काम की व्यस्त की वजह से मेरे दिमाग से उस गरीब अरबी का ख्याल निकल चुका था। लेकिन जब दोपहर का दूसरा पहर हुआ तो वही अरबी मेरे पास आया। इस बार उसका चेहरा जोश और खुशी से दमक रहा था और उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने मुझे पुकारा तो मैं जो एक दवा बनाने में व्यस्त था, चौंक कर उसे देखने लगा। उसे अचानक सामने पाकर मैं पल भर के लिए घबरा गया, लेकिन वह बोलने लगा, हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच में बहुत बड़े इलाजगर हैं। लोग आपके बारे में जो कहते हैं वह बिल्कुल सच है। आपके हाथों में बड़ी बड़ी बीमारियों की शिफा है। मैं उसकी इतनी तारीफ और खुशी का मतलब नहीं समझ पा रहा था। वह जो अपनी बीवी के दुख में रोता रहता था, आज इतना खुश कैसे था। लेकिन उसके अगले वाक्य ने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा, मेरी बीवी ठीक हो गई। उसने बताया, आपके दिए गए 2 बार के भाप और मालिश का इतना असर हुआ है कि मेरी बीवी आज सुबह उठी तो पूरी तरह ठीक थी। वह कहने लगा, मुझे अपनी बीवी के ठीक हो जाने की इतनी खुशी हुई कि मैं तुरंत आपका शुक्रिया अदा करने चला आया। वह बार बार मुझे धन्यवाद कह रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी लकवे की मरीज बीवी मेरे इलाज से ठीक हो गई है। बाहरी तौर पर तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन असलियत कुछ और थी। मेरा मन हुआ कि मैं उसे उसकी बीवी की सच्चाई बता दूं, लेकिन मैं चुप ही रहा। एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने बस चुपचाप उसका शुक्रिया स्वीकार कर लिया। फिर उसने मुझे मेरी फीस दी, जो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। इतनी बड़ी रकम देखकर मैं हैरान रह गया। तब वह अरबी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला, मैंने यह पैसे अपनी बीवी के लिए सोने का कंगन खरीदने के लिए जमा किए थे। ये उसके लिए एक तोहफा होता, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस तोहफे से ज्यादा जरूरी आपकी फीस है। आपकी मेहरबानी से मेरी बीवी चमत्कारी रूप से ठीक हो गई है। सोने का कंगन तो मैं फिर कभी पैसे जमा करके खरीद लूंगा। उसकी नेक नियत और अपनी बीवी के प्रति उसकी सच्ची मोहब्बत देखकर मुझे उस पर रश्क हुआ, लेकिन उसकी बीवी के बारे में सोच सोच कर मेरा मन कड़वाहट से भर रहा था। वह राज जो मैं उसकी बीवी के बारे में जान चुका था, मुझे भीतर से बेचैन कर रहा था। अगर मैं उस अरबी को सच्चाई बता देता तो उसकी खुशी एकदम खत्म हो जाती। मुझे लगने लगा कि वह अरबी अपनी बीवी के धोखे का शिकार हो रहा है। उसे सच्चाई का पता चलना चाहिए। फीस की रकम रखकर मैंने अचानक उससे कहा कि मैं उसकी बीवी से एक बार और मिलना चाहता हूं। अगर वह अनुमति दे तो आखिरी बार उसका मुआयना करना जरूरी है। ये कहते हुए मैं थोड़ा झिझक गया था, क्योंकि मुझे पता था कि वह अरबी मेरी वजह से पहले ही शक कर चुका था। लेकिन इस बार मेरी नीयत साफ थी और मेरा मकसद सिर्फ उसकी बीवी से बात करना था, ताकि उस चालाक लड़की का असली चेहरा उसके पति को दिखा सकूं। मेरे झिझक कर अनुमति मांगने पर वह अरबी गंभीर हो गया और कहने लगा, मुझे माफ करना। मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि मैं अक्सर उसके लिए घबराया रहता हूं। जब कोई उसकी तरफ ध्यान देता है तो मुझे वहम सताने लगते हैं। वह मुझसे माफी मांगते हुए बोला, आप तो नेक नियत से इलाज कर रहे थे, लेकिन मैंने आप पर शक किया। इसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। आप जब चाहे हमारे घर आ सकते हैं। उसकी माफी स्वीकार करते हुए मैंने उसे दिलासा दिया। जब वह वापस चला गया तो मैं सोच में पड़ गया। मेरे मन में बार बार वह पल आ रहा था जब मैंने उसकी बीवी को छुआ था। मैं इन्हीं विचारों में डूबा रहा और जल्द ही उसके घर जाने का फैसला किया। हालांकि व्यस्तता के कारण मेरे 2-3 दिन दवाखाने पर ही बीत गए और मैं उस अरबी के घर नहीं जा सका। लेकिन कुछ दिनों बाद, जुमे की नमाज के बाद, जब मेरे दवाखाने पर मरीज लगभग ना के बराबर थे, तो मैंने जल्दी से उन्हें उनकी जरूरी दवाइयां दी और दवाखाना बंद करके उस अरबी के घर की तरफ निकल पड़ा।
वहां पहुंचने पर दरवाजा उसी अरबी ने खोला। उसने मुझे देखकर गर्मजोशी से स्वागत किया और अंदर ले गया। उसकी बीवी रसोई में बेहद खूबसूरत कपड़े पहने चाय बना रही थी। बिस्तर पर बीमार पड़ी उस लड़की का सौंदर्य अब सज धज और सुंदर कपड़ों में और भी निखरा हुआ लग रहा था। मुझे देखकर वह बुरी तरह घबरा गई, जबकि मेरे होठों पर अनायास ही एक तंजभरी मुस्कान फैल गई। अपने पति के बुलाने पर वह मजबूरी में मेरे सामने आई और नजरें चुराते हुए हल्का फुल्का अभिवादन किया, फिर जल्दी से वापस रसोई में चली गई। वह अरबी मेरी खातिरदारी में लगा हुआ था, जबकि मैं उसकी बीवी से बात करने का सही मौका ढूंढ रहा था। वैसे तो मेरा इरादा यही था कि उस लड़की की सच्चाई उसके पति के सामने खोलूं, मगर मैं एक बार पहले उससे सच्चाई जानना चाहता था। जल्द ही मुझे मौका मिल गया। उस अरबी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक मुझे रात के खाने के लिए रुकने का आग्रह किया, तो मैं रुक गया। वह खाने की तैयारियों के लिए बाजार से सामान लेने चला गया। उसका मुझ पर भरोसा इतना बढ़ गया था कि वह मुझे अपनी बीवी के साथ अकेला छोड़कर चला गया। ये बात मुझे अंदर ही अंदर शर्मिंदा कर रही थी कि मैंने इतने अच्छे इंसान की बीवी पर बुरी नजर डाली थी। उसके जाने के बाद मैंने किचन में छुपी उसकी बीवी को बुलाकर कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा राज तुम्हारे पति के सामने खोल दूं, तो मेरे सामने आकर सच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह लड़की घबरा गई और जल्दी से किचन से निकलकर मेरे सामने आ गई। शर्म से उसका सिर झुका हुआ था। मैं उसे देख रहा था। उसका सौंदर्य वाकई ऐसा था कि किसी का भी ईमान डगमगा सकता था, लेकिन इस बार मेरी नीयत खराब नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि वह जितनी मासूम दिख रही थी उतनी थी नहीं। उसकी चुप्पी तोड़ते हुए मैंने हल्के स्वर में कहा, उस दिन मैंने तुम्हारा सच जान लिया था। जब मैंने तुम्हें छुआ तो तुमने टक से मेरा हाथ हटाकर मुझे घूरा था। तुम पूरी तरह ठीक थी और मेरी हरकत पर तुम्हारा सच अपने आप खुल गया था कि तुम्हें लकवा नहीं हुआ है। उसकी इस हरकत ने मुझे झकझोर दिया था। मुझे याद आया कि कैसे उसका गरीब पति मेरे पास आया था, रो रो कर मुझसे उसके इलाज के लिए चलने की विनती कर रहा था। वह अपनी बीवी के लिए जगह जगह भटक रहा था, लोगों से मिन्नतें कर रहा था कि उसकी बीवी का इलाज हो सके, जबकि वह लड़की सिर्फ नाटक कर रही थी। मेरे शर्म दिलाने पर वह और भी ज्यादा सिर झुकाकर चुप हो गई। मैंने उसे बताया, तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए पैसे बचाए थे और वह जल्द ही तुम्हें सोने का कंगन खरीद कर देने वाला था, लेकिन उसे वह रकम मेरे इलाज की फीस के रूप में देनी पड़ी। मेरी इस बात पर उसने आश्चर्य से सिर उठाकर मुझे देखा और फिर आंसू बहाते हुए सिर झुका लिया। उसके रोने पर मैंने नरमी से पूछा, तुमने यह झूठा नाटक क्यों किया? तुम्हारा पति तुम्हारी वजह से इतना परेशान था कि रोता रहा। तब उसने कहा, एक दिन मैं सोकर उठी तो अचानक मेरी कमर में दर्द हुआ और मेरे लिए हिलना डुलना मुश्किल हो गया। मैंने जोर से चिल्लाया और रोने लगी कि मैं हिलडुल नहीं पा रही। मेरे पति ने यह सुना तो वह बुरी तरह घबरा गया और मुझे सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगा। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थीं। वह बोली, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके व्यवहार में हमेशा एक तरह का रौब और गंभीरता रहती थी। लेकिन उस दिन मेरी चिंता में उसका नया रूप देखकर मैं हैरान भी हुई और अच्छा भी लगा। जब उसने मुझे सहारा देकर उठाया तो मैंने दाएं बाएं करवट लेकर कमर का बल ठीक कर लिया। मैं सही हो गई थी, लेकिन मुझे एक शरारत सूझी। मैंने सोचा कि पति को थोड़ा परेशान करूं। उसने आगे कहा, मैं बिस्तर पर गिरकर नाटक करने लगी कि मेरा शरीर बेकार हो गया है। मेरे पति ने यह सुना तो वह घबरा गए और तुरंत घर से बाहर चले गए। उनके अचानक घर से बाहर जाने पर मुझे हैरानी हुई। मैंने सोचा कि जब वह वापस आएंगे तो मैं उन्हें सच बता दूंगी कि यह मेरी शरारत थी। लेकिन जब वह लौटे तो उन्होंने बताया कि वह एक डॉक्टर से बात करके आए हैं जो मुझे देखने आने वाले हैं। यह सुनकर मैं सच नहीं बता पाई। मुझे डर था कि अगर डॉक्टर आकर मुझे सही सलामत देख लेता तो मेरा पति मुझे झूठा मान लेता। डॉक्टर आया, उसने सरसरी तौर पर जांच की और दवा लिखकर चला गया। इस तरह उसके पति की गंभीरता और चिंता देखकर उसका नाटक लंबा खींचता गया। वह सच बताने से डरने लगी कि कहीं उसका पति गुस्सा ना हो जाए। वह बोली, मेरी मजाकबाजी मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन गई, लेकिन जब तुमने मुझ पर गलत नियत रखी और मुझे छुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुम्हारा हाथ झटके से हटा दिया। तुमने मुझे
इस हालत में देखकर हैरानी हुई और तुम डर के मारे वहां से भाग गए कि कहीं मैं अपने पति को तुम्हारी नीयत के बारे में न बता दूं। ये सब बताते हुए वह लड़की रोने लगी। उसने कहा, पति के डर से मैंने अगले दिन उठकर यही कहा कि मालिश और भाप से मैं ठीक हो गई हूँ। मैं चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, तभी उसका पति अंदर आ गया। उसे देखकर हम दोनों घबरा गए। वह अपना बटुआ घर भूल गया था, इसलिए पैसे लेने वापस आया था। उसने अपनी पत्नी की बात सुन ली। वह गंभीरता से अपनी पत्नी के पास गया और उसके आंसू पहुंचते हुए बोला, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम पहले दिन ही मुझे बता देती कि यह तुम्हारी शरारत थी तो मैं इतना परेशान नहीं होता। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगकर बात खत्म कर दी। मैंने शर्मिंदगी से उससे माफी मांगी और उसकी फीस उसे वापस कर दी। मैंने कहा, इस रकम पर मेरा कोई हक नहीं है। तुम्हारी पत्नी तो पहले से ही ठीक थी, मैंने कोई इलाज नहीं किया। मैं वहां से चला आया। इस बार उसने मुझे खाने के लिए भी नहीं रोका। बस जाते जाते उसने एक बात कही जो मुझे शर्म से जमीन में गाड़ देने के लिए काफी थी। तुम एक हकीम हो, अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहो। लोग भरोसे के साथ तुम्हें अपने घर ले जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनकी इज्जत पर हाथ डालो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।